प्यारे बच्चों, आज हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 69 डिस्कस करेंगे बेटा। साइंस की क्लास 10th की वर्कशीट है 17 जनवरी की। तो हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है कि जीव जनन कैसे करते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो एक बार हम छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं कि मादा जनन तंत्र में, जैसे कि आप यहाँ पर भी पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ से हर महीने एक अंडा परिपक्व होता है। उसके बाद में ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में वो अंडा जो है वेट करता है। फिर शुक्राणु जो कि नर जनन तंत्र में उत्पन्न होते थे वो आके उस अंडे को निषेचित करते थे। और निषेचन होने के बाद में फिर क्या बनता था? ब्लास्टुला बनता था। और उसके बाद में वो कहाँ जाता था? गर्भाशय में, मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में आ जाता था और वो धीरे धीरे भ्रूण और एक शिशु के रूप में जन्म लेता था। ठीक है ना? तो इस पूरे दौरान क्या होगा कि जब वो अंडा निषेचित होता है तो उसी टाइम पर जो मादा का यानी जो फीमेल है उनका गर्भाशय भी वो रेडी होता है, क्योंकि उसमें फिर बाद में भ्रूण आके स्थापित होता है। ठीक है ना? तो भ्रूण के पोषण के लिए, उसकी पूरी ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो गर्भाशय है मादा का या माता का वो रेडी होता है, उसकी परत मोटी हो जाती है। तो अब आज हमारा टॉपिक है कि क्या होता है जब एक अंडा निषेचित नहीं होता है। अंडा जो है यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में आके वेट कर रहा है, शुक्राणु जो है वो उसने निषेचन नहीं किया। तब क्या होगा? तो अंडा जो है वो लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, अगर वो निषेचित नहीं हो। और जब वो निषेचित नहीं होता है तब चलिए पहले हम रीड कर लेते हैं। चूंकि अंडाशय हर महीने एक अंडाणु उत्पन्न करता है, निषेचित अंडाणु प्राप्त करने के लिए गर्भाशय भी हर महीने खुद को तैयार करता है। भ्रूण को पोषण देने के लिए इसकी परत जो होती है वो मोटी और स्पंजी हो जाती है। यदि अंडे को निषेचित नहीं किया जाता तो इसका अस्तर की अब आवश्यकता नहीं रहती है और अतः अस्तर जो है वो धीरे धीरे टूट जाता है और योनि से रक्त और श्लेष्मा के रूप में बाहर आ जाता है। यह चक्र हर 28 दिन में लगभग 1 महीने में होता है और मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना बेटे? तो देखिए जैसे यहाँ पर अब ये निषेचित नहीं हुआ अंडा, तो ये 1 दिन तक जीवित रहेगा। उसके बाद में ये जो है वो शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो जो गर्भाशय रेडी हुआ था भ्रूण को पोषण देने के लिए, उसको आगे डेवलपमेंट के लिए, तो उसकी भी कोई नीड नहीं होगी। तो ये साथ साथ जो गर्भाशय है वो उसकी परत भी जो तैयार हुई थी वो टूटने लगेगी और योनि के मार्ग से रक्त प्लस श्लेष्मा यानी छोटे छोटे जो टिश्यूज हैं उनके साथ में ये बाहर निकलेगा। तो यही जो है इसको हम क्या बोलते हैं? मासिक धर्म बोलते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन इंग्लिश में बोलते हैं। और जो आम भाषा में जो कैजुअल हम लोग यूज़ करते हैं वो है पीरियड्स। ठीक है बेटा? तो ये टोटल चक्र कितना है? 28 दिनों का है। तो हमने देखा नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, निषेचन, और निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है, और सारी इंपॉर्टेंस देखी। अब बेटा इस पूरे प्रोसेस में ये जो भी प्रक्रिया है इसके अंदर कुछ रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे रोगों को बोलते हैं यौन संचारित रोग। ठीक है, एसटीडी, यौन संचारित रोग। आज आप सभी को ये एसटीडी की जो फुल फॉर्म है ये याद करनी है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। तो उचित देखभाल के बिना एसटीडी होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, साध्य रोग और असाध्य रोग जो साधारण हैं आमतौर पर हो जाते हैं और उनको हम मेडिकेशन करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जीवाणु के कारण होते हैं, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, कवक के कारण होने वाले मस्से। और असाध्य रोग उसमें है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होने वाले, और एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एचआईवी के कारण फिर एड्स होता है। तो ये दोनों फुल फॉर्म्स आपने याद रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आगे हम देखेंगे बेटा परिवार नियोजन और गर्भ निरोधन के तरीके। ठीक है, तो पहला तरीका है यांत्रिक बाधा, दूसरा रासायनिक विधियां, तीसरा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस और आईयूडी बोलते हैं, और चौथा है सर्जिकल तरीके। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता है। आपने एज इट इज़ ये सारे तरीके याद करने हैं। तो पहला यांत्रिक बाधा क्या है कि ये बीच में एक बाधा के माध्यम में शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकते हैं। ठीक है, तो अंडाणु और शुक्राणु
नर से क्या मिलता है बेटा? शुक्राणु, और मादा से अंडाणु। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख दिया है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तब निषेचन होगा और भ्रूण बनेगा। तो यांत्रिक बाधा क्या होती है? इसमें शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों मिलते ही नहीं हैं, यानी निषेचन नहीं होता है। तो इसके लिए जो उदाहरण है यांत्रिक बाधा के, वो है कंडोम और योनि वॉल्ट। ठीक है। सेकंड है रासायनिक विधि। रासायनिक जैसे कि नाम ही बता रहा है, रासायनिक यानी कोई केमिकल। केमिकल हम किस फॉर्म में लेते हैं? दवाइयों के फॉर्म में। तो ये विधियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदलकर कार्य करती हैं। अंडाणु अंडाशय से निर्मुक्त नहीं होता और इसलिए निषेचन ही नहीं होता। अब रासायनिक विधि में क्या होगा कि ये जो जैसे कि फीमेल का तंत्र था, तो अंडाशय से अंडाणु बनकर फिर कहाँ आना था? फेलोपियन ट्यूब में आना था। ठीक है। तो जब हम ये मेडिसिन लेते हैं तो ये अंडाणु जो है वो अंडाशय से आगे निषेचित होता ही नहीं है, वहां से निकलता ही नहीं है। तो जब निकलेगा ही नहीं तो निषेचन ही नहीं होगा, है ना। वो निर्मुक्त, निर्मुक्त का मतलब वहां से मुक्त ही नहीं होता अंडाशय से। तो ये किस फॉर्म में लिए जाते हैं बेटा? ये मौखिक गोलियां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या त्वचा के नीचे इंजेक्शन लेके किया जाता है। हालांकि लंबे समय तक इस तरीके का सेवन करने से सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? सहेली और आईपिल जैसी गोलियां। थर्ड पॉइंट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या आईयूडी। तो डिवाइस का मतलब होता है कोई ना कोई उपकरण। तो इसमें उपकरणों को डॉक्टर द्वारा महिलाओं के शरीर के अंदर डाल दिया जाता है और जिससे अंडे के साथ शुक्राणु का मिलना बंद हो जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी। चौथा तरीका है सर्जिकल तरीके। इस प्रक्रिया में एक मामूली सर्जरी द्वारा युग्मक परिवहन को अवरुद्ध किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। तो ये फीमेल यानी मादा का जनन तंत्र है, इसमें अंडा यहाँ पे परिपक्व होके और ये फेलोपियन ट्यूब है, इसमें ट्रैवल करेगा तब वो गर्भाशय में आएगा। ऐसे ही ये नर यानी अ, पुरुष का तंत्र है, जनन तंत्र। इसमें शुक्राणु यहाँ बनेंगे और उसके बाद में शुक्र वाहिनी से ट्रैवल करेंगे। ठीक है। तो सर्जिकल तरीके में ये जो फेलोपियन ट्यूब या ये जो शुक्र वाहिनी है, फेलोपियन ट्यूब को अंडवाहिका यहाँ पे लिखा गया है, और शुक्र वाहिनी, तो इन दोनों को या तो बांध दिया जाता है या कट कर दिया जाता है। ठीक है। तो जब ये ट्यूब ही बंद हो जाएंगी तो वो अंडा या शुक्राणु ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। तो इसे बोलते हैं सर्जिकल तरीके। पुरुषों में यदि शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है तो प्रक्रिया को पुरुष नसबंदी कहा जाता है, और महिलाओं में अंडवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है तो इसे महिला नसबंदी कहा जाता है। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बांधना दिखाया हुआ है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है प्रजनन स्वास्थ्य। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वच्छता और स्वस्थ दोनों जो यौन प्रथाओं को बनाए रखते हुए किसी व्यक्ति का प्रजनन स्वास्थ्य न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि एक समृद्ध राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है प्रजनन स्वास्थ्य। इसके अलावा प्रजनन का एक अन्य प्रमुख पहलू विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि वहाँ संसाधनों की उपलब्धता के लिए एक गंभीर खतरा है जिससे जीवन का स्तर खराब हो रहा है। ठीक है। संसाधन जितने भी हैं हमारे वो लिमिटेड हैं, और उसमें जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो उन लिमिटेड संसाधनों के लिए फिर आपस में क्या होगा बेटे? कंपटीशन होगा, लोग एक दूसरे के लिए भावनाएं खत्म कर देंगे। तो इसलिए प्रजनन स्वास्थ्य का हमें बहुत ध्यान रखना है। जनसंख्या के स्तर को जो है वो मेंटेन करके रखना है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना है। तो बेटा आपसे जो पिछले सारे टॉपिक थे उनमें हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, पर यहाँ पर एक टॉपिक और दिया हुआ है अलैंगिक प्रजनन के बारे में। ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों माता पिता की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसकी एक दूसरी अन्य विधि आपको यहाँ पर मेंशन की गई है जिसका नाम है ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन। इस विधि में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म प्रवर्धन में पौधे के बढ़ते हुए सिरे से ऊतक को हटाकर, जैसे ये पौधा बढ़ रहा है, कोई भी सिरा जो है वो बढ़ रहा है या नीचे की साइड या ऊपर की साइड, यानी या जड़ों का की साइड पे या तने की साइड पे। ठीक है। तो जो बढ़ता हुआ सिरा है उसके ऊतक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। कोशिकाओं को फिर एक कृत्रिम माध्यम में यानी मैनमेड में, यानी हम मनुष्य द्वारा स्वयं बनाए हुए माध्यम में रखा जाता है, जहाँ वे कोशिकाओं या कैलस के एक छोटे समूह को बनाने के लिए तेजी से विभाजित होते हैं।
कैलस को दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है जिसमें वृद्धि और विभेदन के लिए हार्मोन होते हैं। इसके पश्चात पौधों को मिट्टी में रखा जाता है ताकि वे परिपक्व पौधों में विकसित हो सकें। और सूक्ष्म प्रवर्धन से रोग मुक्त परिस्थितियों में एक जनक से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग आमतौर पर सजावटी पौधों के लिए किया जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन एक्चुअल में होता क्या है बेटे, कि जैसे पौधे जो है, पौधों का कोई भी बढ़ता हुआ सिरा है जो लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो काफ़ी एक्टिव है, तो उस सिरे से कुछ ऊतक या कोशिकाएं हटा ली जाती हैं और लैब की कंडीशंस में एक कृत्रिम माध्यम में, यानी कृत्रिम माध्यम क्या, ऐसी चीज़ तैयार की जाती है जिसके अंदर वो सभी पोषण देने वाली चीज़ें होती हैं जो कि पौधे की मतलब उसके आवर्धन के लिए, उसकी बढ़वार के लिए, पौधे की पैदावार के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे ही ये जो कोशिकाएं उस माध्यम में रखी जाती है, तो वो भाई कोशिका जो है वो लगातार बढ़ रही है या लगातार जो है वो विभाजित हो रही हैं, तो और उनको वो माध्यम मिल गया, उनको पोषण मिल गया इस माध्यम से। ठीक है, और जो भी केमिकल्स होने चाहिए वो पूरे मिल गए, तो वो कोशिकाएं लगातार बढ़ेंगी और 1 की 2, 2 की 4 ऐसे करके वो एक छोटा सा यहाँ पर गुच्छा सा बना लेंगी, जिस गुच्छे को क्या बोलेंगे हम, कैलस बोलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे वो भी डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, उसके अंदर छोटे छोटे वो छोटे से किले या छोटे छोटे से पौधों का रूप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में उन्हें दूसरी माध्यम में रख दिया जाएगा जिसके अंदर क्या है, हॉर्मोन्स होंगे। उन हॉर्मोन्स की मदद से इस कैलस की और पैदावार होगी, यानी जो इनके विकास होगा, और उसके बाद में जब ये एक छोटा सा पौधा बन जाएगा तब उसको निकाल कर और मिट्टी में दबा दिया जाएगा। उसके बाद में ये पूरा नया पौधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सर्जिकल विधियों को आमतौर पर गर्भ निरोधक के लिए स्थायी तरीकों के रूप में माना जाता है। क्यों? सर्जिकल विधियां जो होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, तो इसको स्थायी रूप में क्यों माना जाता है? बेटा ये तो स्थायी रूप हो गई क्योंकि यहाँ पे परमानेंटली वो जो ट्यूब है उसको ही कट कर दिया गया, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, भारत को एक मजबूत परिवार नियोजन कानून अपनाने की ज़रूरत क्यों है? क्या आप सहमत हैं और क्यों? थर्ड क्वेश्चन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओसी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए बेटा आप सबको, गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं? चौथा क्वेश्चन है, पता करें कि एड्स कैसे फैलता है? पांचवा क्वेश्चन, यदि कोई महिला कॉपर्टी का उपयोग कर रही है तो क्या उसे यौन संचारित रोगों से बचने में मदद करेगा? देन छठा क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो आइए इनके आंसर्स देखते हैं। तो देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर है कि शल्य प्रक्रिया से युग्मक परिवहन को अवरुद्ध किया जाता है, अतः इसे गर्भ निरोधक का स्थायी विधि के रूप में माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है, जनसंख्या नियंत्रण अभिभावक बच्चों के लिए लाभदायक है जिससे उनके परिवार की दशा सुदृढ़ हो सके और साथ ही समाज व राष्ट्र प्रगति कर सके, संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है बेटा, मौखिक गोलियां यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदलकर कार्य करती हैं, अंडाणु अंडाशय से निर्मुक्त नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन है, असुरक्षित यौन संबंध यानी एड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका सेकंड पार्ट है दूषित रक्तदान से। ठीक है, पांचवा है, कॉपर्टी गर्भरोधक में सहायक है क्योंकि परंतु यौन संचारित रोगों से बचाव में सहायक नहीं है। और छठा क्वेश्चन है, गर्भधारण को रोकने के लिए, बच्चों में अंतर रखने के लिए और मादा के शरीर को विपरीत प्रभावों से बचाने के लिए।